Standard 6 General Science. In this chapter 5 is substances in the surroundings, their states and properties. तो substances in a surrounding means जो हम अपने आजू बाजू में जो वस्तुएं देखते हैं उनकी स्टेट और प्रॉपर्टीज क्या है उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हर एक वस्तु का अपना अपना शेप होता है और उसकी प्रॉपर्टीज होती है, उसके गुणधर्म सब अलग अलग होते हैं। तो शुरू करते हैं पार्ट। कैन यू रिकॉल? नेम द सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट्स ऑफ वाटर। तो वाटर के 3 स्टेट है, वो सॉलिड फॉर्म में भी मिलता होता है और लिक्विड फॉर्म में भी होता है और गैसियस फॉर्म में भी रहता है वाटर। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंसेस। लेट्स ट्राई दिस। Take pieces of wax in a bowl and heat them on a candle or spirit lamp. How do the pieces of wax change? What was the initial state of a wax? What did it get converted into? Now keep the same bowl in a cold water. What happens? तो यहां पर देखिए आपको बता रहा है, ये चित्र में दिख रहा है आपको, ये एक बोल में पीसेस ऑफ वैक्स है। वैक्स है ना मोम, देखा होगा आपने सभी मोमबत्ती जो है कौन से स्टेट में रहती है? सॉलिड स्टेट में। तो ये मोम के पीसेस हैं। जब हम उसको हीट देते हैं, जब हम उसको गर्म करते हैं तो क्या होता है? वो पिघलकर लिक्विड स्टेट में आ जाता है। ये देखो लिक्विड स्टेट। और जब उसी मोम को हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं तो वो फिर से अपने सॉलिड स्टेट में आ जाती। तो इस प्रकार मोम का जो है वो लिक्विड स्टेट, फिर उसमें जो भाप उठती है, गर्म होते हैं उसमें वेपर्स निकलते हैं ना, धुआं, तो वो गैसियस स्टेट है। और फिर जब मोम ठंडा होता है तो फिर से वो अपने सॉलिड स्टेट में आ जाता है। When a substance changes from one state to another, the process is called change of state of the substance. जब कोई भी चीज अपने सॉलिड स्टेट से लिक्विड में और फिर लिक्विड से सॉलिड में आती है तो उसे कहते हैं चेंज ऑफ स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। कैन यू टेल? रीड दिस लिस्ट ऑफ सब्सटेंसेस। स्पिरिट, कैम्फर, पेट्रोल, घी, कोकोनट ऑयल, नेप्थलीन बॉल, अमोनियम क्लोराइड। तो ये चीजें आपने देखी है कि ये देखो स्पिरिट है, ये मोम है, ये नेप्थलीन बॉल से, ये कैम्फर है ना कपूर। विच वन फ्रीज इन द विंटर? विच लिक्विड हैव यू सीन चेंज इनटू वेपर? तो आपने ये सब चीजें देखी अपने घर में कहीं ना कहीं, घी, तेल, स्पिरिट। तो वो पूछ रहा है विच वन फ्रीज इन विंटर? तो फ्रिज में कौन सी चीज जो है वो जम जाती है? क्या गोली जमती है? कपूर जमता है? नहीं। क्या जमता है? घी एंड कोकोनट ऑयल। ये विंटर में एकदम कड़क हो जाता है। विच लिक्विड हैव यू सीन चेंज इनटू वेपर? कौन सी लिक्विड चीज को तुम भाप में बनते हुए देखते हो? स्पिरिट। ये जैसे इसको खोल के रखेंगे तो ये उड़ जाता है वेपर बन के, तो स्पिरिट। विच सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू द गैसियस स्टेट? तो कौन सा सॉलिड है जो डायरेक्टली चेंज हो जाता है गैसेस में? तो कपूर। आपने नोट किया होगा नेप्थलीन बॉल और कपूर हम कपड़ों में डालते हैं तो कुछ दिनों बाद वो कपूर की गोली और नेप्थलीन बॉल की खत्म हो जाती, तो कहां जाती है? वेपर्स बनके वो उड़ जाते हैं। व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस? तो द स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस चेंजेस इफ इट इज हीटेड और कूल्ड। एवरी सब्सटेंस इन आवर सराउंडिंग्स इज फाउंड इन आइदर द सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट। तो आपने अभी इन चीजों से क्या सीखा कि हर सब्सटेंस जो है वो अपना स्टेट चेंज कर लेता है, या तो उसे गर्म करने पर या फिर उसे ठंडा करने पर। जब हम घी को गर्म करते हैं तो वो फिर से पिघलकर लिक्विड में आ जाता है, और या फिर उसको जब ठंडा करते हैं तो वो फिर से कड़क हो जाता है, ठंडा हो। ऐसे ही कपूर जो है वो सॉलिड स्टेट में है, जब हम उसको हवा में रखते हैं, कपड़ों वगैरह में हवा में डालते हैं तो वो उड़ जाता है वेपर, गैसेस बनके। इन द पास्ट, in the 19th century, the scientist J. Willard Gibbs showed that the characteristic properties of a substance depend on its physical state and the arrangement of particles on it. अब ये पॉइंट्स हैं सॉलिड्स के, क्या क्या स्टेट पॉइंट्स हैं, और लिक्विड के और ये गैसेस के। तो पहले देखते हैं हम सॉलिड के। एग्जाम्पल है ए पीस ऑफ आयरन। तो हमने कोई लोहे का टुकड़ा लिया तो उसके क्या शेप है? हैज ए शेप ऑफ इट्स ओन, रिटेन्स शेप, नो मैटर हाउ इट इज केप्ट। तो
अगर हमने कोई लोहे का टुकड़ा लिया तो उसका एक शेप रहता है पर्टिकुलर, अगर गोल लिया है तो गोल ही रहेगा, उसका चेंज नहीं होगा। अगर चौकोन टुकड़ा लिया तो उसका चौकोन ही रहेगा, वो कैसे भी रखो उसे। हाउ डेफिनिट वॉल्यूम हैज अ डेफिनिट वॉल्यूम, सॉलिड्स लाइक शुगर सैंड व्हेन पोर्ड ऑन ए फ्लैट सरफेस फॉर्म ए हीप। तो जैसे शक्कर हो गई, रेती हो गई, जब हम इनको फ्लैट सरफेस से डालते हैं तो उनका ऐसा ढेर बन जाता है, वो अपनी स्टेट चेंज कर लेते हैं। अब लिक्विड्स का देखते हैं, वाटर, स्पिरिट, ऑयल, ये तीनों चीजें लिक्विड फॉर्म में रहती हैं। डज नॉट हैव ए शेप ऑफ इट्स ओन, टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर। तो लिक्विड चीजों का कोई शेप नहीं रहता है, जैसे पानी हो गया, तेल हो गया, दूध हो गया, आपने देखे होंगे ना, इनका कोई शेप रहता है क्या? जिस बर्तन में डालते हैं वो उसका शेप ले लेता है, हमको वैसा ही दिखता है वो, और जब उसको हम जमीन पर डालते हैं तो फिर वो बहने लगता है। It has a specific volume, occupies definite portion of a container, spreads on a flat surface on pouring, flows downwards along a slope. तो जब आप उसको ढलान मिलती है लिक्विड चीज को तो बहने लगता है। अब गैसेस फॉर्म में देखते हैं क्या है। गैसेस में है एयर, हवा जो है वो गैसेस फॉर्म है। Does not have a shape of its own, occupies all the available space, does not have a definite volume. On changing the pressure on a gas in a closed container, its volume also change. तो गैसेस की भी कोई स्टेट नहीं होती है, जब हम प्रेशर कम या ज्यादा करते हैं तो उनकी स्टेट चेंज होती है। हीट एंड चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट। You have learned that change in the physical state of a substance is an effect of the amount of heat in it. On gaining heat, the substance changes from solid to liquid and liquid to gas. On the other hand, when the substance cools or loses heat, it changes from gaseous to liquid and liquid to solid state. तो कोई भी वस्तु जो है वो जब हम उसे गर्म करते हैं तो वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाता है, फिर लिक्विड से गैसेस फॉर्म में आ जाता है, और फिर वही वस्तु जब ठंडी हो जाती है या फिर उसको ठंडा कर देते हैं तो वो फिर से गैसेस से लिक्विड में बनता है, लिक्विड से फिर से सॉलिड स्टेट में आ जाता है। तो यहां पर दिखाया हुआ है, आप देख रहे हैं यहाँ पे चेंजेस ऑफ स्टेट ऑन हीटिंग। जब हम हीट करते हैं तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, और जब हम कूल करते हैं ऑन कूलिंग, गैसेस से लिक्विड बनता है, फिर लिक्विड से सॉलिड बन जाता है। तो इस प्रकार वो अपना स्टेट चेंज करते रहते हैं। Does water change into vapor the moment we place the vessel on a stove? Does water kept in fridge change at once into ice? A specific amount of heat must be gained or lost before the state of a substance can change. The change in physical state is determined by how hot the substance becomes on gaining heat or how cold on losing it. How does we tell how hot or cold the substance is it? The temperature and a thermometer. When a substance gets heat, it becomes warm and then hot. We put our hand or finger in the water to judge how hot it is, but that is not an accurate measure. Besides, if the substance is very hot, we could get scalded. A thermometer is used to measure temperature. Degrees Celsius is the unit of measuring temperature. There are several types of thermometers available. Nowadays, digital thermometers are frequently used. तो कोई भी चीज को जब हम गर्म करते हैं तो उसको हम पहले थोड़ा गर्म रहे तो हाथ लगा के देख सकते हैं, लेकिन ये उसका नापने का एक्यूरेट मेजर नहीं है, क्योंकि हम हाथ से नहीं बता सकते उसका कितना टेम्परेचर। तो टेम्परेचर नापने के लिए जो है हम थर्मोमीटर का यूज करते हैं। तो आजकल जो है बहुत प्रकार के थर्मोमीटर आते हैं, ये डिजिटल थर्मोमीटर है, ये डिजिटल है, ये पहले ऐसे थर्मोमीटर यूज किए जाते थे। यहाँ पर मरकुरी रहती है, जैसे ही हम यहाँ पर गर्म करते हैं तो इसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है, फिर हमें पता चलता है कितने डिग्री सेल्सियस है वो। कभी आपने, जब आपको बुखार आता है तो डॉक्टर आपका टेम्परेचर नापता है, बॉडी टेम्परेचर, तो ऐसा वाला थर्मामीटर यूज करके यहाँ पर मरकुरी रहती है। तो इसी प्रकार टेम्परेचर नापने के लिए हम थर्मोमीटर का यूज करते हैं। Let's try this. Take a thermometer from the laboratory. The bulb at its lower end is filled with mercury. The mercury rises to a certain level in the capillary tube above the bulb.
You will see a scale next to the mercury column. Reading the figure near the level of the mercury tells us the temperature of air around the bulb of the thermometer. Hold the thermometer in water so that the bulb is completely immersed in the water and read the temperature of the water. Repeat the activity taking some hot water in one vessel and cold water or ice in another. Note the temperature. तो वो कह रहा है कि आप इस प्रकार एक प्रैक्टिकल करके देख सकते हो. एक कंटेनर में ठंडा पानी लो बोल रहा, आइस लो बोल रहा, और एक में गर्म पानी, और दोनों में थर्मामीटर डाल के देखो कि क्या होता है टेम्परेचर. ठंडे पानी का क्या टेम्परेचर रहता है और गर्म पानी का क्या टेम्परेचर होता है. तो ये आपको मेजर करना है. तो ये यहां पर दिया हुआ किस चीज का टेम्परेचर कैसे रहता है. सम एग्जाम्पल्स और टेम्परेचर. बॉइलिंग वाटर, उबलते हुए पानी का 100 डिग्री सेल्सियस रहता है गर्म पानी में. फ्रीजिंग वाटर 0 डिग्री सेल्सियस. एयर विंटर नाइट में ग्रेटर देन 15 डिग्री सेल्सियस. एयर समर आफ्टरनून में लेस देन 35 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, ग्रेटर देन 35 डिग्री सेंटीग्रेड. इनसाइड ऑफ फ्रीज ग्रेटर देन 5 डिग्री सेल्सियस. इनसाइड द फ्रीजर ग्रेटर देन 80 डिग्री सेल्सियस. बॉडी टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 37 डिग्री सेल्सियस. तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो वो अप्रोक्सीमेटली 37 डिग्री सेल्सियस रहता है. बॉइलिंग. वाटर इज कंटिन्यूसली इवेपोरेटिंग. वी नो दैट वाटर स्पिल्ड ऑन द फ्लोर ड्राइज अप स्लोली on its own. This evaporation occurs from the surface of the water. What happens when water boils? As the water gets heated, its temperature increases and it evaporates at a faster and faster rate. When water kept on a stove attain a particular temperature or level of heat, then evaporation takes place in all parts of the body of water. Then we see water bubbles rising at faster and faster rates to the surface and steam mixing in the air. This is called boiling of water or ebullition. At sea level, pure water boils at 100 degrees Celsius. This is the boiling point of water. When water vapor cools, it is converted into water again. This process is called condensation. Condensation of steam also takes place at 100 degrees Celsius. It means that the boiling point and condensation point of water are one and the same. तो जब हम पानी को स्टोव पे रखते हैं तो पहले धीरे धीरे वो गर्म होता है और फिर जैसे ही उसका टेम्परेचर 100 डिग्री पे पहुंच जाता है तो वो बॉयल होना शुरू हो जाता है, उबलने लगता है. उबलने के लिए उसको 100 डिग्री सेंटीमीटर चाहिए, सेल्सियस चाहिए. और वैसे ही जब हम पानी को वापस ठंडा करते हैं तो उसे फिर से जम के ठंडा होने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस लगता है. तो वाटर का जो है वो बॉइलिंग पॉइंट और कंडेंसेशन पॉइंट सेम है एट 100 डिग्री सेल्सियस. ये यहाँ पर आपको करके दिखाया है. पानी को बॉयल कर रहा है, उसमें थर्मामीटर रखा है. तो पहले 20 डिग्री सेल्सियस था, फिर धीरे धीरे 50 डिग्री सेल्सियस हुआ, तभी भी वो बॉयल नहीं हुआ. और जैसे ही वो 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा तो वाटर बॉयल होने लग गया. लेट्स ट्राई दिस. Take some water in a beaker and place a thermometer in it. Heat the beaker on a spirit lamp. Note the boiling point of water. Repeat the activity, adding salt or sugar to the water and note the boiling point again. What do you infer from it? While gaining heat. तो जब उसको हीट मिलता है पानी को तो वो क्या होता है? मेल्टिंग, फिर बॉइलिंग. गैस, तो कंडेंसेशन में क्या होता है? पहले वो गैस रहता है, गैस से लिक्विड बनता है, लिक्विड से फिर से सॉलिड बन जाता है जब एकदम ठंडा हो जाता है. फ्रीजिंग यानी पानी को जमाना. द वाटर केप्ट इन अ फ्रीज और ऑन आइस बिकम्स कूलर एंड कूलर. दैट इज इट्स टेम्परेचर फॉल्स. एट अ सर्टेन टेम्परेचर वाटर डज नॉट गेट एनी कूलर but start freezing and form ice. The temperature at which this happens is called the freezing point of water. जब हम पानी को फ्रीज में रखते हैं तो पहले वो ठंडा होता है.
ठंडा होने के बाद वो फिर कुछ एक पॉइंट पे एकदम बर्फ जम जाती है। तो जिस पॉइंट पे आकर वो बर्फ जम जाता है तो उसे कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। The temperature of a substance can fall below 0 degree Celsius. Example, the temperature of air in the freezer of a refrigerator is around minus 18 degree Celsius. It is read as minus 18 degree Celsius. When ice gets heat, it starts melting or changing into the liquid state again. Ice melts at 0 degree Celsius. It means that the freezing point and melting point of water are one and the same. Each substance has a specific boiling point, which is also its condensation point. Each substance has a specific melting point, which is the same as its freezing point. तो हर एक सब्सटेंस का एक मेल्टिंग पॉइंट है और एक बॉइलिंग पॉइंट है। Use your brain power. The chart given below shows the boiling point and freezing point of some substances. State whether these substances are solid, liquid or gaseous at the room temperature. तो ये सब्सटेंसेस दिए हैं, उनका फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। जैसे कैंडल है ना, मोमबत्ती, तो वो कितने डिग्री सेल्सियस से फ्रीज हो जाती है? 60 डिग्री उसका फ्रीजिंग पॉइंट है और 350 डिग्री सेल्सियस जो है उसकी बॉइलिंग पॉइंट है। प्लास्टिक को लेस देन 250 डिग्री सेल्सियस, 250 डिग्री सेल्सियस से कम में वो बॉयल होना फ्रीजिंग होना शुरू हो जाता है। और बॉइलिंग पॉइंट क्या है उसका? 954 डिग्री सेल्सियस। आयरन का है 1535 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट और 2862 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट है। वेरियस uses of changes in physical state. Candles are made by melting paraffin wax. Solid carbon dioxide and dry ice is used to make ice cream and to keep it frozen. Liquid nitrogen is used in animal husbandry. Silica. Sand is melted to make glass. Metals like gold and silver are melted to make ornaments. Iron is melted to make tools. तो ये बताया है कि कौन कौन से सब्सटेंसेस हम पिघला के हम क्या क्या चीजें बना सकते हैं। जैसे रेती से हम कांच बनाते हैं उसको पिघलाकर, और आयरन से लोहे को पिघला के उसको हम टूल्स बनाते हैं, औजार बनाते हैं। लिक्विड नाइट्रोजन से हम एनिमल हस्बेंड के मेटल्स लाइक जैसे सोना चांदी, ये एक मेटल्स है, धातु है, उनको पिघलाकर हम गहने बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार सब्सटेंस को पिघलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती है। लेट्स ट्राई दिस। टेक सम सैंड इन ए क्रूसिबल, put a few iodine crystals on it. Place the crucible on a tripod to heat it. Block the stem of the funnel with a cotton plug and place it inverted over the crucible. Light the burner and heat the mixture in the crucible. Observe the changes. तो ये सब एक्सपेरिमेंट करके देखो बोलता है। Why does this happen? ये एक बीकर लिया हुआ है, उसमें आयोडीन पार्टिकल्स लिए हुए और उसको कॉटन बड से यहां बंद कर दिया है और उसको नीचे बर्नर से हीट कर रहे हैं। तो क्या होगा देख रहे हैं। वाई डज इट हैपन? सब्लिमेशन। आयोडीन क्रिस्टल्स डू नॉट मेल्ट ऑन हीटिंग बट चेंज डायरेक्टली टू द गैसियस स्टेट। व्हेन द फ्यूम्स ऑफ आयोडीन हिट द walls of the funnel, they cool to form solid crystals of iodine and stick to the funnel walls. Thus, on heating, iodine does not melt and change into a liquid but directly changes to the gaseous state. The change of a solid substance directly into a gas or vapor without first changing into liquid is called sublimation. अब sublimation किसे कहते हैं? जैसे आयोडीन क्रिस्टल्स, आयोडीन के जो क्रिस्टल्स है ना, दाने को गर्म किया तो वो पिघलता नहीं है। जैसे पहले कोई भी चीज गर्म होती है तो लिक्विड में बनता है, पर आयोडीन क्रिस्टल्स क्या है, वो डायरेक्टली सॉलिड से गैसियस स्टेट में चले जाते हैं, वो पिघलते नहीं है। तो या तो वो भाप बनने लग जाते हैं या फिर डायरेक्टली गैस बन के उड़ जाते। तो उस प्रोसेस को जो बिना सॉलिड से डायरेक्ट लिक्विड में चेंज हुए डायरेक्ट गैस बन जाता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। यूज योर ब्रेन पावर। ऑन ओपनिंग ए बॉक्स ऑफ कैम्फर, its smell
स्प्रेड्स ऑल अराउंड। व्हाई डज दिस हैपन? तो वो कह रहा है कि जब हम कपूर की गोली का ढक्कन निकालते हैं तो उसका खुशबू पूरे कमरे में फैल जाता है। क्यों ऐसा होता है? हाउ विल यू आइडेंटिफाई द फॉलोइंग? ए ग्लास, इट इज मेड ऑफ प्लास्टिक, स्टील और ग्लास। ए रॉड, आयरन और एल्यूमिनियम। ए डोर, वुडन और ग्लास। तो बोल रहा आप कैसे पहचानोगे इन ग्लास? कांच किससे बनता है? ग्लास से बनता है ना, प्लास्टिक और स्टील से नहीं बनता है। तो रॉड, लोहे की रॉड किससे बनती है? आयरन से। और दरवाजा, डोर किससे बनता है? वुड से बनता है, वुडन चीजों से। तो ये यहाँ पे चित्र दिए हुए हैं, ये लोहे की सलाखें हैं, ये नमक है और ये वो है। आइडेंटिफाई वेरियस सब्सटेंस एंड ऑब्जेक्ट्स। ये डोर है और ये ग्लास है। लेट्स ट्राई दिस। What will happen if pressure is applied on substances like chalk, brick, alum, glass or a Rajgira vadi? These substances break into small pieces or particles. Such substances are said to be brittle. This property of substances is called brittleness. तो अब कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम तोड़ते हैं तो वो एकदम चूरा हो जाती है, छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती है, तो उनको कहते हैं ब्रिटलनेस। जैसे चौक को तोड़ो तो चौक ऐसे चूरा हो जाता है, और जैसे ये राजगिरा वड़ी, उसको तोड़ो तो छोटे छोटे पीसेस में, तो ये ब्रिटलनेस है। टेक एन आयरन नेल, ट्राई टू पियर्स अ कार्डबोर्ड शीट। वेट मड एंड ए पीस ऑफ वुड यूजिंग द नेल। व्हाट हैपेंस? द नेल इजीली पियर्स वेट मड बट नॉट द पीस ऑफ वुड। इट कैन पियर्स द कार्डबोर्ड शीट विथ सम एफर्ट। व्हाई डज दिस हैपन? The hardness of a substance is determined by how much resistance it offers to the substances being pushed through it. तो अब कह रहा है ये कि नेल लो, यानी नेल है एक कीला लो, कीलो को लकड़ी पे घुसा के देखो और गीली मिट्टी पे घुसा के देखो, किसमें जल्दी घुस जाएगा? वो गीली मिट्टी में। तो क्यों? तो सब्सटेंस के हार्डनेस पर भी डिपेंड करता है कि उसमें कितनी रेजिस्टेंस पावर है। विच इज द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस? Stretch a rubber band and let it go or apply pressure on a piece of shape and release it. What do you see? The rubber band and the sponge go back to their original shape. Some substances change their shape when a force is applied on them, but return to their original shape and size when the force is removed. This property is called elasticity. तो अब कोई जैसे रबर बैंड लेते हैं, हम कोई रबर का टुकड़ा लेते हैं और उसके खींच के देखते हैं, तो जब हम रबर को खींचते हैं तो वो स्ट्रेच होता है, फैलता है ना, तो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी स्टेट चेंज हो रही है, वो खींच रहा है। लेकिन जैसे ही हम प्रेशर छोड़ देते हैं तो फिर से अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाती है। तो कुछ चीजें ऐसी है, जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो अपना स्टेट चेंज कर देता है, और जब उससे प्रेशर हटा लेते हैं तो वो अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इलास्टिसिटी। Take a flat metal sheet, holding it at an angle. Put a drop of water, honey and gum at different places on the board. Observe how they flow down the slope. Liquids flow downward on a sloping surface. This property is called fluidity. The fluidity of any liquid is determined by how easily it flows. तो वो कह रहा है एक ऐसे कार्डबोर्ड का टुकड़ा लो, उसपे एक पानी की बूंद डालो, एक हनी की डालो और एक गोंद की डालो, तो कौन सबसे जल्दी बह के नीचे आएगा स्लोप में? पानी, नेचुरली, क्योंकि पानी जो है वो बहुत पतला होता है। गोंद जो थोड़ा सा, हनी जो है वो थोड़ा सा गाढ़ा रहता है तो धीरे धीरे बहता है, और गोंद जो है वो एकदम गाढ़ा रहता है तो धीरे धीरे बहता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्लूइडिटी, यानी किसकी कितनी फ्लूइडिटी की रेजिस्टेंस है उसमें। इस प्रकार हम अलग अलग सब्सटेंस की रेजिस्टेंस पावर पता कर सकते हैं। इफ टू ब्लॉक्स ऑफ द सेम साइज, वन वुडन एंड द अदर ऑफ आयरन आर वेड इन ए बैलेंस, हाउ वुड दे कंपेयर? द मास ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस हैविंग द सेम वॉल्यूम कैन बी डिफरेंट. दिस डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन देयर डेंसिटीज between substances of the same volume. The ones with greater density are heavier than those of lesser density. अब इसमें भी एक लकड़ी का टुकड़ा लो बोल रहा है और एक आयरन का लो बोल रहा है, तो कौन सा वाला भारी रहेगा? नेचुरली जो लोहे का है वो भारी रहेगा।
तो उनका भारीपन भी हम किससे मालूम करते हैं? डेंसिटी से। अगर किसी की डेंसिटी ग्रेटर है तो वो भारी रहेगा, और किसी की डेंसिटी अगर लेसर है तो वो हल्का रहेगा। तो इस प्रकार भारी और हल्के का भी हम पता कर सकते हैं। टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, एड सम सॉल्ट, फाइन सैंड एंड शुगर to it and try to dissolve them. Repeat this. Replacing water with kerosene. What do you observe? Some solid substances dissolve in a particular liquid. If a solid does not dissolve in a liquid, it is said to be insoluble in that liquid. Example, salt is soluble in water but insoluble in kerosene. You know of many beverages made by using water and soluble substances. The property of a substance of getting dissolved is called its solubility. तो कह रहा है वो एक ग्लास में, देखो यहाँ पे दिया है, एक ग्लास में केरोसिन लो और एक ग्लास में पानी लो, तो दोनों में शक्कर मिलाओ, तो शक्कर किस में घुल जाएंगी? पानी में घुल जाएंगी, लेकिन केरोसिन में शक्कर नहीं घुलेंगी। तो इससे पता चलता है कि शक्कर जिसमें घुल जाएगी तो उसे कहते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस प्रॉपर्टी। शक्कर जो है वो तेल में और पानी केरोसिन में नहीं घुलती है, सिर्फ पानी में शक्कर घुल जाता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। When we can look through a substance and see things on the other side, then that substance is said to be a transparent. This property of the substance is called transparency. Glass, some types of plastic, clean water and air are transparent substances. अब जिस सब्सटेंस के पीछे हम आर पार देख सकते हैं तो उसे हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट वस्तु है। जैसे ग्लास, कांच जो है वो ट्रांसपेरेंट रहता है ना, कांच के आर पार हम देख सकते हैं। और प्लास्टिक, कुछ प्लास्टिक धुंधले होते हैं लेकिन कुछ प्लास्टिक क्लियर होते हैं तो हम उसके आर पार देख सकते हैं। ऐसे ही एयर आर ट्रांसपेरेंट। तो ये ग्लास और ये जो है ट्रांसपेरेंट चीजें हैं। कैन यू टेल? आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट शोन इन फिगर। फ्रॉम विच सब्सटेंसेस आर दे मेड? व्हाट आर दीज सब्सटेंसेस कॉल्ड एज ग्रुप? अब इधर चित्र में देखो बोल रहा है ये चीजें किससे बनी हुई है? मेटल्स। ये सब मेटल्स है, ये पूरे। कॉपर, गोल्ड, आयरन, एल्यूमिनियम आर कॉल्ड मेटल्स. Metals are found in the form of a minerals deep inside the earth. Minerals from the earth's crust are processed to obtain the metal. In daily life, metals have various important uses. Let us study some common properties of metals. Properties of metals. तो कह रहे हैं ये जो गोल्ड है, आयरन है, लोहा है, सिल्वर है, ये सब हमें जमीन के अंदर से मिलते हैं. इनको हम पिघलाकर फिर इनसे हम कई वस्तुएं बना सकते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. अब हर एक मेटल्स के अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है. टेक अ पीस ऑफ कॉपर और एल्यूमिनियम वायर और ए स्मॉल नेल, हैमर इट रिपीटेडली. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? ऑन हैमरिंग रिपीटेडली द वायर बिकम्स फ्लैट, दैट इज इट फॉर्म्स अ थिन शीट. Metals can be converted into sheet by hammering. This property of metals is called malleability. तो हम अगर कोई पतली सी लोहे की शीट लेके उसको बार बार अगर हथौड़े से ठोकेंगे तो वो ऐसे ऐसे चपटा बन जाएगा और एक शीट बन जाती है. तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं malleability. Observe and discuss. Hot iron is hammered and made into thin sheets. Visit a blacksmith shop to observe how this hammering causes it to stretch. Iron bars made to revolve continuously while being hammered become longer. The iron can be drawn into a wire. तो कह रहे हैं कि हम आयरन को, लोहे को जो है वो हथौड़े से मार मार के कैसे जो है उसको थिन शीट में, कैसे चादर की जैसे शीट में बदल सकते हैं. कभी किसी लोहार के दुकान में जाके आप देखिए कि कैसे वो हथौड़े से लोहे को गर्म करके उस पे हथौड़े चलाता है तो वो कैसे एक शीट के रूप में या पतली वायर के रूप में बना देते हैं. हम लोहे को ऐसे वायर बना सकते हैं. देखिए उसको गर्म करके अगर हथौड़े से बार बार ठोके तो ऐसे वायर बन जाती है. मेटल्स कैन बी स्ट्रेच्ड एंड ड्रॉ इनटू वायर्स. दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी. Metals like silver, gold, copper, platinum can be drawn into fine wires. तो हम कोई भी धातु को जो है वो हैमरिंग करके वायर्स में बना सकते हैं. तो ये जैसे सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, ये सारे मेटल्स को हम एक बारीक तार में
ढाल सकते हैं, उसको गर्म करके उसको हथौड़े से ठोकते हैं तो वो बारीक वायर के रूप में बदल जाती है। वाई आर द इलेक्ट्रिक बोर्ड्स फिटेड ऑन द वॉल मेड ऑफ प्लास्टिक और वुड? द हैंडल ऑफ ए कुकर इज मेड ऑफ प्लास्टिक, वाई? तो वो कह रहा है कि क्यों हम अपने घरों में जो इलेक्ट्रिक बोर्ड्स देखते हैं ना, स्विच बोर्ड, तो वो लकड़ी के क्यों बने रहते हैं, है ना? और जब ये कुकर जो किचन में देखते हैं हम कुकर, तो उसकी हैंडल जो है वो प्लास्टिक के क्यों होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रू मेटल्स, ऑल मेटल्स आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू ए ग्रेटर और लेसर एक्सटेंट, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो सारे जो मेटल्स है ना वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करते हैं ना। अगर हम लोहे को एक तरफ से गर्म करें तो पूरा तुरंत जल्दी गर्म हो जाता है, तो मेटल जो है वो जल्दी गर्म होते हैं, है ना? तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इवन व्हेन अ पीस ऑफ मेटल इज हीटेड एट वन प्लेस द होल ऑफ इट बिकम्स हॉट, इट शोज दैट मेटल अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू देम, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी। तो सारे मेटल जो है, अगर हम किसी भी मेटल को एक तरफ से गर्म करते तो तुरंत जल्दी गर्म हो जाता है, एंड इसका मतलब ये होता है कि वो हीट को अपने अंदर से फ्लो होने के लिए अलाउ करता है, वो गुड कंडक्टर है। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। मेटल्स हैव ए टिपिकल शाइन और लस्टर, एवरी मेटल हैज ए कैरेक्टरिस्टिक कलर बाय विच इट कैन बी आइडेंटिफाइड। तो हर एक मेटल जो है वो एकदम थोड़े से शाइनिंग होते, देखिए ना, कोई भी धातु जो है वो चमकती है, चाहे एल्यूमिनियम हो, सोना, चांदी, पीतल, तांबा, है ना। और एवरी मेटल है, और हर एक मेटल का अपना एक कलर होता है जिससे हम उन्हें आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे सोने का रंग अलग, चांदी का रंग अलग, तांबे का अलग, है ना, स्टील का अलग, तो हम उनको जल्दी से हम पहचान सकते हैं। प्लग द स्टीरिंग ऑफ ए म्यूजिकल स्ट्रिंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक अ तानपुरा और वीणा, ring a bell or hit a steel box with a metal spoon, strike a wooden table or a marble floor with a wooden stick, note the difference in the sounds produced in the two cases। तो वो कह रहा है कि कभी आपने वीणा या सितार का तार को ऐसे बजाया है कि तार को बजा के देखो बोल रहा, और कोई भी मेटल की चीज पे हम अगर चम्मच से उसके ऊपर बजाएंगे तो कैसी साउंड आती है, और जब कोई लकड़ी की वस्तु पर और जमीन पर बजाएंगे तो कैसी साउंड आती है। तो बोल रहा है दोनों के आवाज में फर्क देखिए, है ना। देखो कोई भी बर्तन पे हम जब बजाते हैं तो बहुत अच्छी आवाज आती है एकदम म्यूजिक की, और उसको वही जमीन पर और लकड़ी के फट्टे पे ठोकेंगे तो उसकी कुछ आवाज नहीं आती है। मेटल्स प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सोनोरिटी ऑफ मेटल्स। तो कोई भी मेटल जो है वो एक प्रकार का साउंड उत्पन्न करते हैं जो सुनने को अच्छा लगता है ना। कभी आप कटोरे, चम्मच, बर्तन को ठोक के देखिए तो उनमें एक अलग प्रकार की साउंड आती है। यही अगर लकड़ी पर और जमीन पर करेंगे तो अच्छी साउंड नहीं आती। तो मेटल्स के जो इस रिंगिंग साउंड को हम कहते हैं सोनोरिटी ऑफ मेटल्स। ऑलवेज रिमेंबर, ड्यूरिंग द रेनी सीजन और एट एनी अदर टाइम, डू नॉट टच द एक्सपोज्ड इलेक्ट्रिक वायर्स और मेटल पार्ट्स। Keep all electric lamps or other appliances switched off when not in use. For example, even when the TV is switched off by remote control, do not forget to put off the main switch. It helps to save electricity besides protecting us from any possible danger. Ask your seniors at home to check the electric wiring and fittings in the house periodically. तो कह रहे ये बातें हमेशा याद रखिए, कभी भी बरसात के मौसम में और हमें गीले हाथों से वगैरह इलेक्ट्रिक बोर्ड, खुली तारों को, नंगे तारों को इलेक्ट्रिक के नहीं छूना चाहिए, क्योंकि उससे शॉक लगता है। और जब कभी हमारे जरूरत नहीं हो तो हमें हमेशा लाइट स्विच ऑफ करके रखना चाहिए, उससे हमारी बिजली बचती है। जब हम टीवी को और रिमोट कंट्रोल से भी बंद कर दे तो लेकिन मेन स्विच का प्लग बंद करना जरूरी है, नहीं तो हमें खतरा हो सकता है। हम डेंजर से बचने के लिए मेन स्विच हमेशा बंद करना चाहिए। और घर पर जो भी बड़े लोग हैं उनसे कहना चाहिए कि बीच बीच में इलेक्ट्रिक तारों की वगैरह हमें जांच करती रहनी चाहिए कि कहीं से वो खराब तो नहीं है, टूटे फूटे तो नहीं है। व्हाट वी हैव लर्न, अब हमने इस पार्ट में क्या सीखा। सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस आर 3 स्टेट्स ऑफ सब्सटेंसेस। द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस, हाउ हॉट और कोल्ड इट इज, कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ ए थर्मोमीटर। Heat is cause of the change of state of substance.
Substances have various properties like hardness, elasticity, brittleness, fluidity, density, solubility and transparency. Metals form a separate group of substances. Metals have some common properties like malleability, ductility, thermal conductivity, electrical. Metals have some common properties like malleability, ductility, thermal conductivity, electrical conductivity, sonority, luster and characteristic color. तो अब तक हमने इस पार्ट से क्या सीखा कि कोई भी वस्तु जो है वो 3 फॉर्म में रहती है, या तो सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म में रहती है। और कोई वस्तु गर्म है कि ठंडा हम ऐसे किससे मालूम करते हैं? थर्मोमीटर से, है ना। वो कितना गर्म है कितना ठंडा है हमें थर्मोमीटर से मालूम चलता है। और कोई भी मेटल को हम अगर जब गर्म करते हैं तो वो अपना स्टेट चेंज कर देता है। गर्म में हम कोई भी मेटल को अगर किसी भी रूप में ढाल सकते हैं, वो पिघल जाता है, इसको तार बना सकते हैं, गहने बना सकते हैं। तो मेटल्स गर्म से जो है वो अपना स्टेट बदल देता है। और अलग अलग प्रकार के सब्सटेंस जो है वो अलग अलग प्रॉपर्टीज के होते हैं। कोई हार्ड होते हैं, कोई स्ट्रेचेबल होते हैं, कोई चूरे में होते हैं, कोई लिक्विड फॉर्म में होते हैं। तो सब मेटल्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। अलग अलग मेटल जो है वो अलग अलग प्रॉपर्टीज के होते हैं। और लेकिन कुछ मेटल्स जो है वो कॉमन रहते हैं, जैसे डक्टिलिटी, मोबिलिटी, कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो ये मेटल्स की कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज है, सभी मेटल्स में रहती है। ओके, तो ये हो गया पार्ट का डिस्क्रिप्शन। अब आगे जब आप इसके लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको इस पार्ट के एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे।